आदरणीय श्री बकुल जी दवे, आपने C1 अफेक्टेड में एक प्रश्न उठाया कि सरकार पगड़ी वाले को ओनरशिप देती है, किंतु ये मेरी नज़र में मुमकिन नहीं। पहली बात तो ये है कि सरकार की संपत्ति रहे और सरकार अगर गरीबों को देती है तो वो उसके अधिकार के अंदर है, किंतु भाड़े में रहने वाले लोग जिसका मालिक और कोई है उसकी संपत्ति को ओनरशिप सरकार कर नहीं सकती है, तो फिर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। सभी को प्रॉपर्टी खरीदने का, संभालने का अधिकार है। अगर इस तरह का कानून बन जाए कि आपकी संपत्ति को सरकार किसी को दे सकती है, तो इसका समर्थन न्यायतंत्र कभी भी नहीं करेगा। और कारण यह है कि 22 वर्षों से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, 9 जजों के बेंच के सामने पड़ा है। क्योंकि जैसे ही उसको सरकार करेगी, मकान मालिक लोग कोर्ट में जाएंगे और बात रुक जाएगी। किंतु रेंट एक्ट एक राजनीतिक फैसला था। वोटिंग के लिए आप जानते हैं इस देश में सब कुछ होता है। अब जो हो चुका है उसके बारे में हम चिंता नहीं करते, किंतु अभी पगड़ी वालों की हालत 2 तरह की हो गई है। एक वो लोग हैं जिन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया और 50 साल से भाड़े के मकान में रहते हैं, मालिक को अब रेंट एक्ट के कारण उसको निकाला नहीं जा सकता, और रेंट भी इतना कम होता है कि मकान मैन आपके लिए सफाई का खर्च भी नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक मकान में रहना, कोई भाड़ा नहीं देना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद भी आपको अधिकार मिलता है रहने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जब से रीडेवलपमेंट की बात हुई है, भाड़ों वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम आपको मिनिमम 300 स्क्वायर फीट जगह तो मिलेगी, लेकिन 100% मांग लेना कि हमको ओनरशिप कर दो, यह मुमकिन नहीं है। पहली कैटेगरी ये हुई जिन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया। दूसरी कैटेगरी ये हुई कि सभी लोग जानते हैं कि पगड़ी में नगद देना पड़ता है। इस देश के अंदर कानून ब्रिटिश सरकार के हैं, हमारा न्यायतंत्र भी ब्रिटिश सरकार का है, और यही कारण है कि हमारे देश में खुला खुला इतना अन्याय होता है। अब जिन लोगों ने पैसा दे के पगड़ी खरीदी है, मकान खरीदा है या दुकान खरीदी है, तो उनको कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिली है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड उनके नाम का नहीं है। सत्य तो यह है कि आज तक मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी जहां पर पगड़ी में पैसा लेने के बाद किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ हो। पगड़ी में पैसा लेने के बाद मकान मालिक ने हमेशा उसे 33% लेकर ट्रांसफर करने का अधिकार दिया है। यानी पगड़ी वाले को आज नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। और इसलिए ये डिमांड करना कि हमको 100% दे दिया जाए, ये पूर्ण रूप से अन्याय है। अब इसका समझौता इस प्रकार से हो सकता है कि अगर डेवलपमेंट होता है तो भाड़े वाले और मकान मालिक मिलकर आपसी बातें कर लें और फैसला करके अपना बिल्डिंग जल्द से जल्द रेडियो बना लें, जिसमें भाड़े वाले को भी फायदा है और मकान मालिक को भी फायदा है। अगर दोनों में से कोई भी एक जिद में रहता है तो तकलीफ आ जाती है, या भाड़े वाले को तकलीफ पड़ेगी, या मकान नहीं बनेगा तो मकान मालिक को तकलीफ पड़ेगी। तो ये बात निश्चित कर लीजिए कि 22 साल से, मैं समझता 22 तो नहीं 30 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है भाड़े वाले का और मकान मालिक का। ये हमारे देश की कमनसीबी है, और इसलिए बार बार मैं यही कहता हूँ कि अन्याय करने वाला न्यायतंत्र को ताला मार दिया जाए। एक विषय के ऊपर 22 साल तक अगर देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर सके तो इसको न्यायतंत्र कैसे कर सकते हैं। अब जिस आदमी ने पैसा देके पगड़ी लिया है वो तो बेचारा नुकसान में ही है। एक आदमी तो पहले से रहता है 50 साल से, एक पैसा नहीं दिया, उसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिसने खरीदा है, मान लीजिए कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसको 40% कम मिला, 60 लाख में जगह मिली, लेकिन 60 लाख तो उसका लगा ना, और वो 100% अनऑफिशियल है। हमारे देश में इस गलत कानून की वजह से
गुप्त ऐसी बातें हैं, बहुत सी बातें कहते हैं गुप्त है, लेकिन ये गुप्त बातें सभी को मालूम होती है। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, चुने हुए प्रतिनिधि को मालूम है, सरकार को मालूम है, लेकिन ये हमारा देश चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी ये डिमांड कि 100% ओनरशिप मिल जाए, ये गलत है, ये पूरी नहीं होगी। बाकी रही कि उन्होंने स्लम डेवलपर को दूसरे को फ्री में दिया है, तो सरकार इस देश में वोट बैंकिंग के लिए सब कुछ होता रहा है, और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ वोट बैंकिंग नहीं होती, लेकिन गरीबों को हकीकत में मकान देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए गरीबों को सरकार मकान देती है तो कोई गलत बात नहीं है। अब ये कहना कि गरीबों को दे दिया तो मुझे भी दे दो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी मकान मालिक और भाड़े वाले आपस में तालमेल बनाकर प्यार से रीडेवलपमेंट कर लें, जिसमें दोनों को फ़ायदा है, यही मेरा कहना है। रिसेंटली जो कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें कम से कम भाड़े वाले को अधिकार मिल गए कि अगर मकान मालिक तोड़ देता है तो वहाँ पर वो अपना घर बना सकता है, लेकिन ये ऑर्डर गरीबों को लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि गरीब आदमी को ये कहना कि तुम पैसा दे के अपना मकान बनाओ, ये कैसे संभव है? वहाँ पर 200-300 भाड़ा दे के बरसों से रहता था। ऐसे में इसका विकल्प एक ही होता है कि ऑर्डर देने के बाद मान लीजिए वहाँ पर वो अपना मकान बनाता है, तो आर्थिक परिस्थिति पर भी सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए मकान तोड़ने के पहले। और जब महानगर पालिका के पास पूरा लिस्ट पड़ा है मुंबई का कि कितने मकान C1 कैटेगरी में हैं, कम से कम जो बाकी हैं उसके बारे में तो सरकार चिंतन करें कि वहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की जाए। सीधा C1 कैटेगरी का ये नोटिस तोड़ेगी, तोड़ देगा, बेचारे मजबूर होकर चले जाएंगे। सरकार के साथ गरीब आदमी क्या, पैसे वाला भी लड़ नहीं सकता है। लेकिन ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य नहीं है। और न्यायतंत्र की बात करें तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश का न्यायतंत्र निकम्मा है, किसी काम का नहीं। 22 साल से केस पड़ा हो और अभी अगर C1 कैटेगरी में मकान तोड़ दिए जाते हैं और ऑर्डर पास किया जाता है कि आप अपनी जगह बना सकते हो, लेकिन तोड़ने से पहले अगर वैकल्पिक व्यवस्था होती तो आदमी कम से कम घर से बाहर तो नहीं होता। आप लीजिए, चंदनवाड़ी के पास महानगर पालिका की जगह थी, 686 लोग रहते थे, उनके मकान तोड़ दिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया गया, सभी को 32,000 रुपये भाड़े देने का तय हुआ। उस BIT चाल के लोग आज बेचारे बेघर हो चुके हैं और उनकी पिटीशन को PIL को रिजेक्ट कर दिया गया। आप मुझे बताइए, फिर इस देश में इस कोर्ट का ऑर्डर का महत्व क्या रहा? 686 फैमिलीज, छोटी मोटी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, इस डेवलपर ने BMC में मकान बनाए जाने वाले को यस बैंक ने 300 करोड़ की लोन भी दे दी। माफ कीजिएगा, यस बैंक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक समाचार मिले हैं कि बैंक ने 300 करोड़ की लोन भी दे दी। किस तरह से इस देश में पैसे का खेल हो रहा है, यह अभी भी समझ में नहीं आता। और ये सब तब रुकेगा जब हमारे देश का न्यायतंत्र ईमानदार बनेगा। जब तक इस देश का न्यायतंत्र पर बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर, ये एडवोकेट ये कहेंगे कि 9 करोड़ रुपया दिया था और 9 करोड़ में जैसा कहा ऐसा ऑर्डर मिला था, और जिस सुप्रीम कोर्ट में 16 जजों के विरुद्ध में करप्शन का कंप्लेन किया जाता है, आप मानेंगे दिल्ली के एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर एडवोकेट ने कोर्ट में पिटीशन डाली है कि भ्रष्टाचार ये सब जज करते हैं। अब भ्रष्टाचार का आरोप अगर जिस देश में जज पर लग जाए, आप क्या कर पाएंगे? C1 अफेक्टेड बिल्डिंग तो ठीक है कि आप लोग थे, लेकिन उन लोगों की क्या हालत जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया और आज तक उनको घर नहीं मिला। आपसे इतना ही कहूँगा, आप सभी 2 दिसंबर को योगी सभागृह दादर में आइएगा। इस विषय को सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने बड़े गंभीरता से लिया है और इसके हर पहलू पर हम विचार कर रहे हैं। सरकार का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए,
न्यायतंत्र का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। और अगर न्यायतंत्र ऑर्डर देती है, ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो ऐसे न्यायतंत्र को बंद कर देना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में अगर चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और कानून का उल्लंघन खुद करते हैं, तो ऐसी सरकार को भी बस बर्खास्त कर देनी चाहिए। ऐसी सरकार की भी आवश्यकता नहीं जो समाज में नागरिकों को न्याय न दे सके। अधिक जानकारी के लिए और अगले हमारे जो एक्शन है उसके बारे में जानने के लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जिसको बिल्डरों ने लूटा है। लूट का 4 तरीका है। एक तरीका तो ये भाड़े वालों का है कि मकान तोड़ दिया, बेघर कर दिया, न भाड़ा दिया न मकान दिया। दूसरा कैटेगरी ये है कि जिन लोगों ने पैसे दिए, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हुए, लेकिन 10-10 साल तक उनको फ्लैट नहीं दिया गया। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि बिल्डर ने एग्रीमेंट बनाया लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया, और समाचार भी ये मिला है कि कई जगह पर तो बिल्डरों ने एक एक फ्लैट 3-3 आदमी को बेच दिया। और चौथी कैटेगरी ये है कि जहां पर पैसा लेके सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया, पैसे ले लिए, करोड़ों रुपये का खेल है, लेकिन आज तक उन्होंने मकान नहीं बनाया। ये कहानी के साथ साथ बड़ा दुख होता है कि जिस मुंबई जैसे शहर में 10 प्रमोटर जो बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे तो टोटल 308 प्रमोटर हैं जिन्होंने 308 प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, लेकिन जब हमने लिस्ट निकाला तो पता चला कि नेपच्यून करके एक बिल्डर है, लवासा करके बिल्डर है, जिसने 44 प्रोजेक्ट अधूरे रख दिए। अब एक आदमी एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है, उसको 44 प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार महानगर पालिका कैसे देती है। लवासा के 31 प्रोजेक्ट बाकी हैं। एक प्रोजेक्ट में अगर 50 लोग भी रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि एक नेपच्यून ने 10,000 अपना कितने लोग आप 50 रखेंगे, 2,000 लोगों को एक प्रमोटर खड़ा करके बैठा है। हमने 10 लोगों का खाली लिस्ट निकाला तो पता चला कि 10 प्रमोटर ने, 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 10,000 लोगों को बेघर कर दिया। पैसे ले लिए लेकिन उनको घर नहीं दिया। और इस देश का न्यायतंत्र आंख बंद करके बैठा है, अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है और निकम्मा है। जिस देश में ऐसा निकम्मा न्यायतंत्र हो, यहां पर यह सब हो सकता है। इतना ही नहीं, सरकार भी किसी काम की नहीं। जब सरकार को पता चल गया कि 44 प्रोजेक्ट खड़ा किया है, तो उन सभी कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ के सिर्फ जेल में मत डालिए, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लीजिए। उनके पैसे जहां पर गए हैं, जिसके पास गए हैं, उन सबसे भी संपत्ति वापस ले लीजिए। और जिनको नहीं मिला है उनको घर कैसे दे सके, उस पर चिंतन करने का काम सरकार का है। और अगर इस तरह का अन्याय होता है और न्यायतंत्र चुप बैठी है, तो न्यायतंत्र का कर्तव्य क्या है? न्यायतंत्र का कर्तव्य है कि ऐसे मकान जो खड़े रह गए बिल्डरों की, ये कहते हो कि हम बैंकरप्ट हो गए, यानी इस देश के अंदर कानून तरीके से एग्रीमेंट बनाकर लूटो, अपने आप को बैंकरप्ट करो और लोगों को बर्बाद कर दो। ऐसे देश में ऐसे न्यायतंत्र की आवश्यकता नहीं है और ऐसी सरकार की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी सरकार को भी बर्खास्त कर देना चाहिए जिस राज्य के अंदर पैसा लेने के बाद किसी को फ्लैट ना मिले और बिल्डर मजा करता हो, मर्सिडीज कार में घूमता हो, बड़े बड़े घरों में रहता हो, अपने परिवार को फॉरेन ले जाता हो। यानी पब्लिक को लूट कर वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक ही काम करना है, एग्रीमेंट बनाओ, लूटो, न्यायतंत्र भी तेरा, सरकार भी तेरी। इसी विषय पर आपसे मैं फिर एक बार कहता हूं कि जितने लोगों को बिल्डरों ने लूटा है, जितने लोग बिल्डरों से परेशान हैं, 2 दिसंबर को योगी सभागृह में अवश्य पधारें। वहां पर हर विषय पर चिंतन करके सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस अपना विचार आप सबके समक्ष रखेगी। और इस बार हमें वो फैसला लेना है जिससे कि जिन लोगों को तकलीफ पड़ी है, जिनको घर नहीं मिला है, उनको घर किस प्रकार मिले, इसी पर हम लोगों ने चिंतन किया है और उसकी एक छोटी सी रूपरेखा आपको वहां पर दी जाएगी। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस सिर्फ फ्लैट वालों के लिए नहीं है। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस बहुत सारे ऐसे काम करती है जिससे समाज के सभी लोगों को फायदा होवे। और इसी विषय पर आपको 2 दिसंबर को बताया जाएगा। आप सभी लोग जिनको बिल्डरों ने लूटा है,
जहां पर न्यायतंत्र अपने आप को निकम्मा साबित कर चुकी है, जहां पर सरकार की योग्य नहीं है, ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी हालत में आप सब आए, मिलकर तय करेंगे अगला कदम क्या करेंगे। अधिक जानकारी के लिए अवश्य पधारें, आप सभी को आमंत्रित करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ कि 2 दिसंबर के बाद हम देश को बदलने का सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जय हिंद।